पर्व करवा चौथ पर प्रदेश की समस्त माताओं एवं बहनों को दी बधाई। पति की लंबी आयु हेतु व्रत रखने वाली माताओं बहनों की समर्पण को नमन। उत्तराखंड के काशीपुर में इनामी बदमाशों को पकड़ने गए यूपी पुलिस के ग्रामीणों से झड़प, 5 पुलिसकर्मी हुए जख्मी। फायरिंग में महिला की मौत के बाद बवाल। सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी गणेश मार्तोलिया को बड़ी जिम्मेदारी, यूके SSSC के अध्यक्ष हुए नियुक्त। शहरी विकास सचिव निदेशक व डीएम पौड़ी ने नहीं किया हाईकोर्ट के आदेश का पालन, अब कोर्ट ने भेजा अवमानना नोटिस। पाकिस्तान के जायरीनों का जत्था वतन लौटा, साबिर पाक दरगाह पर दी आखिरी हाजिरी, कहा दोबारा आएंगे। उत्तराखंड में फिर से बढ़ रहा है कोरोना के मिले 9 नए संक्रमित। हरिद्वार के 5 मामले आए सामने। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और खबरों में बात करेंगे देहरादून की, जहां राज्य में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना महंगा। वाहन रजिस्ट्रेशन परमिट फिटनेस भी हुआ महंगा। कैबिनेट ने यूजर चार्ज बढ़ाने की दी मंजूरी। यूजर चार्ज प्रति ट्रांजैक्शन 20 से बढ़कर 50 रुपए होगा। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर देहरादून से, जहां पर राज्य में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ महंगा। वाहन रजिस्ट्रेशन परमिट फिटनेस भी हुआ महंगा। कैबिनेट ने यूजर चार्ज बढ़ाने के लिए दी मंजूरी। यूजर चार्ज प्रति ट्रांजैक्शन 20 से बढ़कर 50 रुपए होगा। तो बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर राज्य में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होगा महंगा। वाहन रजिस्ट्रेशन परमिट फिटनेस भी महंगा। कैबिनेट ने यूजर चार्ज बढ़ाने के लिए दी मंजूरी। यूजर चार्ज प्रति ट्रांजैक्शन 20 से बढ़कर 50 रुपए होगा। तो बड़ी खबर देहरादून से, जहां राज्य में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना महंगा। वाहन रजिस्ट्रेशन परमिट फिटनेस भी हुआ महंगा। कैबिनेट ने यूजर चार्ज बढ़ाने के लिए दी मंजूरी। यूजर चार्ज प्रति ट्रांजैक्शन 20 रुपए से बढ़कर 50 रुपए होगा। उधम सिंह नगर के काशीपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर काशीपुर में पुलिस की दबिश के दौरान महिला की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कुंडा थाना क्षेत्र के भरतपुर में जसपुर के ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख गुरताज भुल्लर की पत्नी गुरप्रीत कौर की गोली लगने से मौत हो गई है। यूपी पुलिस द्वारा किसी मामले में ज्येष्ठ ब्लॉक के यहां पर दबिश देने पहुंची थी कि अचानक किसी बात को लेकर पुलिस और परिवार के लोगों में नोकझोंक हो गई। दोनों पक्षों में नोकझोंक इतनी बढ़ गई कि फायरिंग की नौबत आ गई। इसी बीच यूपी पुलिस ने फायरिंग की, जिससे महिला गुरप्रीत की मौत हो गई। जिसके बाद ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख के परिवार वालों ने यूपी पुलिस के 4 पुलिसकर्मियों को पकड़कर कुंडा थाना पुलिस के हवाले कर दिया है। वहीं घटना से आक्रोशित लोगों ने NH जाम कर दिया। उधर बिगड़ते हालात को देखते हुए अन्य जनपदों की फोर्स मौजूद है। तो बड़ी खबर आप काशीपुर से दिख रहे हैं, जहां पर दबिश देने पहुंची पुलिस की गोली से एक महिला की मौत का मामला सामने आया है। फायरिंग में महिला की मौत हुई है। दोनों पक्षों में 20 जने आदमी सादे सिविल में, सबके हाथ में पिस्तल, घर में घुस गए गांव में। ये नहीं देखा कि क्या होना है, ऊपर चढ़ गए, खेचातानी और वो बीच में गुरताज भाई ब्लॉक प्रमुख की बाइक बीच वाले पोर्शन में थी। वहां जाके उनके यहाँ गोली लगी, पीछे पार हो गई, खींचातानी हुई बहुत ज्यादा वहां। और
4 जने पकड़े गए, गांव जब सारा इकट्ठा हुआ भीड़ बाकी भग गए। 4 जनों को पकड़ के कुंडा एसओ पहुंचे, थाने वाले पहुंची पुलिस, थाने वालों को 4 जाने थाने में दे दी, सिलेंडर करवा दिए। अब एक बेहद गंभीर संवेदनशील मामला यहाँ घटित हुआ है। जो हमारे यहाँ के ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख है गुरतेज जो है भुल्लर जी, ये यहाँ के रहने वाले एक सम्मानित नागरिक है और सम्मानित जो है ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख है। इनके यहाँ जो है यूपी से मुरादाबाद से टीम आई थी और जो है जो यहाँ के उधम सिंह नगर पुलिस के बिल्कुल कोई भी बिना इतला दिए बिना नॉलेज के जो है टीम ने यहाँ रेड करी और जो है जिसमें प्राथमिक दृष्टया ये हुआ है कि उसमें कोई वर्दी में नहीं था। तो अब इसकी वो की जा रही है सहनिशा की कौन लोग आए थे, कितने लोग थे। बिना वर्दी के यूपी से यहाँ हमारे पुलिस वाले जो भी कैसे आए, हमारी पुलिस क्या कर रही थी और पकड़ के देने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता क्यों? पूरी पुलिस इसमें दोषी है। मैं दावे से कह सकता हूँ सारे के सारे मिले हुए हैं, सारे भ्रष्ट हैं। एक रेते का ट्रक बिना 500 रुपए दिए निकल नहीं सकता, एक मोटरसाइकिल वाला बिना कागजों के निकल नहीं सकता। तो क्या इतने लोग प्राइवेट वर्दी में आकर और एक हत्या करके चले जाते हैं? क्या ये पुलिस की बिना मर्जी के संभव है? है यहाँ पे जफर करके जिसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम है और ये वांछित भी था हमारे यहाँ पे, गैंगस्टर का अभियुक्त है। और पूर्व में जो खनन का जो घटना यहाँ पर हुई थी उसके अंदर भी इसका नामजद अभियुक्त है। और जो अभी हमारे पुलिस कर्मियों द्वारा जानकारी दी गई है कि इनके पास स्पष्ट रूप से सूचना थी और यहाँ से वो भागा है। भागने के उपरांत जब टीम पहुंची है तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर प्लेस का जिसका कि अभी हम पुष्टि कर रहे हैं, वहाँ पर उनके द्वारा जो है उनको पुलिस टीम को बंधक बनाया गया है और पुलिस टीम को बंधक बनाने के उपरांत जो है उनके असले भी छीने गए हैं। और असले छीनने के अंदर इसके अंदर जो हमारी टीम का कहना है कि वहाँ पे बेतरतीब फायरिंग भी की गई है, जिसके अंदर हमारी पुलिस टीम के 2 कर्मचारियों को जो है गोली लगी है और साथ ही साथ 3 और इंजर्ड हुए हैं। टोटल 5 पुलिसकर्मी इसके अंदर इंजर्ड है जिनका इलाज कॉस्मोस में चल रहा है अभी तक की। रुड़की रेलवे स्टेशन पर पिरान कलियर उर्स से बुधवार की देर शाम कड़ी सुरक्षा के बीच रोडवेज बसों में 150 पाकिस्तानी जायरीनों का जत्था लाहौरी एक्सप्रेस से पाकिस्तानी जायरीन वापस आने वतन पाकिस्तान लौट गए। पिरान ए कलियर साबिर पाक के 754वें सालाना उर्स में शामिल होने पाकिस्तान से 150 जायरीनों का जत्था 6 दिन पहले रुड़की पहुंचा था। वहीं पिरान कलियर शरीफ से दोस्ती, अमन और भाईचारे का पैगाम लेकर अपने पाकिस्तानी जायरीन कड़ी सुरक्षा में अपने वतन लौट गए। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। जहां एक तरफ पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे तो वहीं खुफिया विभाग के अधिकारी भी काफी अलर्ट दिखाई दिए। इस दौरान कलियर से जाते समय पाक जायरीनों की आंखें नम हो गईं। पाक जायरीनों के जत्थे के ग्रुप लीडर रियाज अहमद साबरी रुखसती से पहले भारत दौरे के अपने अनुभव साझा किए। हम सफर के आदमी हैं, पहले भी आते रहे हैं, ये सारे मामला के मसाइल होते हैं। हर चीज़ में कुछ ना कुछ खामियां तो होती हैं, लेकिन हम खामियों की नहीं, हम खूबियों को देखेंगे। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। और ख़ास करके जितने भी यहाँ पर इंतज़ाम करने वाले थे हमारे गेस्ट हाउस के, खास करके ये सिक्योरिटी जवान, इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा ताउन किया। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में 25 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। राज्य सचिवालय में हुई बैठक में आवास, पेट्रोल पंप का लैंड यूज चेंज करने की विसंगति दूर करने सहित कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक खत्म होने के सचिव शैलेश बगोली और अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट के फैसलों की पूरी जानकारी दी। 26 मद आज थे, उसमें हमारे 26 मद थे, जिसमें से 2 मद स्थगित हो गए हैं। मैं शेष के बारे में आपको बताना चाहूँगा। पहला मद था हमारा परिवहन विभाग का, जिसमें
उत्तराखंड सड़क सुरक्षा कोष नियमावली में परिवर्तन किया गया है। इसमें जो पहले तक ये व्यवस्था थी कि जो कंपाउंडिंग की फीस है उसका 25% जो है उत्तराखंड सड़क सुरक्षा कोष में जाता था। उस 25% की धनराशि को अब 30% करने का माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा निर्णय लिया गया है। आप लोग इसके बारे में काफी आजकल लिख भी रहे हैं, अच्छी बात है। तो राजस्व पुलिस क्षेत्र को अब फेज वाइज चरणों में रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर करना है। प्रथम चरण में वो क्षेत्र लेने हैं जो जहाँ पे सिर्फ गांव को थाने के साथ जोड़ देना है, वो ज्यूरिसडिक्शन मिल जाएगा। और साथ में 6 पुलिस स्टेशन और 20 चौकियां जहाँ पे पर्यटन गतिविधियां बहुत बढ़ गई हैं और बहुत सड़कें भी बन गई हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, वहाँ पे क्राइम्स भी बढ़ रहा है। इसलिए वहाँ पे अब वो रेगुलर पुलिस की 6 पुलिस स्टेशन और 20 चौकियां अतिरिक्त स्थापित की जाएंगी और उसके बाद जो अन्य क्षेत्र है उसको भी फेज वाइज लिया जाएगा। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर का, जो कि दिल्ली से मिल रही है। आपको बता दें, हिजाब मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। तो बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर हिजाब मामले पर एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का। जस्टिस गुप्ता ने बैन के कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला खारिज हुआ है। यहां पर आपको बता दें, शिक्षण संस्थानों हिजाब पहनने का जो मामला था उस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। हिजाब पर दोनों एससी जजों की राय अलग अलग। बिल्कुल, तो बड़ी खबर जहां पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को खारिज किया गया है। शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। और यहां पर आपको बता दें, एक बड़ी बात यह नजर आ रही है सामने, जहां पर दोनों जजों की अलग अलग राय हिजाब मामले को लेकर है। जस्टिस गुप्ता ने बैन के खिलाफ अर्जी खारिज की है। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को यहां पर खारिज किया गया है। शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जहां पर हिजाब पर दोनों एससी जजों की राय अलग अलग। जस्टिस गुप्ता ने वैन के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला यहां पर खारिज होकर सुप्रीम कोर्ट ने एक नया फैसला दिया है और दोनों जज जो हैं उनकी अलग अलग राय है इस फैसले को लेकर, इस मामले को लेकर। तो बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर हिजाब मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया हुआ है। जस्टिस गुप्ता ने वैन के खिलाफ अर्जी खारिज की। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को यहां पर खारिज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को भेजा गया मामला। बड़ी बेंच को सौंपा गया पूरा केस। कर्नाटक हिजाब विवाद का नहीं निकल सका हल। 3 जजों की बेंच को भेजा गया मामला। शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने का जो मामला है वह हिजाब पर दोनों एससी जजों की राय अलग अलग। एक बड़ी बात यहां पर कि जस्टिस गुप्ता ने बैन के खिलाफ अर्जी खारिज की। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को खारिज किया गया। इस खबर पर हमारे रेसिडेंट एडिटर अमित दुबे हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमित जी, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला यहां पर आया और जहां पर दो जज थे, उन दोनों जजों की जो राय है वह अलग अलग है। कैसे देखते हैं पूरे मामले को? देखिए, इस फैसले में सबसे बड़ी बात यही थी कि दोनों जजों को अलग अलग डिसीजन देने के लिए बोला गया था और दोनों जज जब कोर्ट में पेश हुए, खासतौर कोर्ट में हाजिर हुए डिसीजन देने के लिए, तो दोनों अपनी अपनी फाइल लेके आए थे और यही वजह थी कि दोनों का डिसीजन जो है वो मैच नहीं कर रहा था, जिस वजह से फिलहाल जो पूरा मामला था वो मुख्य न्यायाधीश जो कि यूयू ललित है उनके पास भेजा गया है। अब इसके लिए किस तरह की जजों की बेंच गठित होती है वो देखना होगा, लेकिन पिछले कई दिनों से जद्दोजहद चल रही थी, खासतौर पे हिजाब के जो समर्थन में थे और जो
हिजाब के विपक्ष में थे। कई तरह की टिप्पणियां भी हमें देखने के लिए, यहाँ तक कि हिजाब की तुलना जो है वो बिंदी, चूड़ा और इसके साथ ही सरदार जो पगड़ी बांधते उससे भी की गई। हाई कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट जजों चाहे जस्टिस हेमंत की बात करें या जस्टिस सुधांशु की बात करें, तो जो हाई कोर्ट जज है उन्होंने भी कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी दी। लेकिन आज जो मौका था खासतौर पर क्या कर्नाटक हाई कोर्ट का जो फैसला दिया गया था, हिजाब को बैन किया गया था, वो फैसला सार्वजनिक रूप में दोनों जज उस पर मोहर लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक जज की तरफ से रिजेक्ट किया गया, एक जज की तरफ से उसे फैसले को बरकरार रखा गया। तो ऐसे में दोनों के ऑर्डर जो है वो मैच ना होने की वजह से अब पूरा मामला जो है वो चीफ जस्टिस के पास भेज दिया गया। जी बिल्कुल अमित जी, तो अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो दो जज है, अगर उनमें जो राय शुमारी आखिर क्यों नहीं हो पाई, क्या वजह रही इसकी? क्या कोई दलीलें पेश की गई थी जिस वजह से इस तरह का जो रिजल्ट है जो सुप्रीम कोर्ट के जजों का जो सामने आया है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे पूरे मामले को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी चीज की मामला चूंकि पेचीदा था और खासतौर पे जो हिंदू पक्षकार हैं, जो तमाम लोग हैं, खासतौर पे 6 तो स्टूडेंट थे जिनकी तरफ से याचिकाएं दी गई थी, कई अन्य लोग थे, 20 से ज्यादा वकील जो है वो इसमें पार्टिसिपेट केस में कर रहे थे। तो कितनी गंभीरता थी केस की, इस बात को समझा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज यहाँ पे जो डिसीजन यहाँ पे दिया गया है करने के लिए, जो डिसीजन सुनाने का फैसला लिया गया, उसमें जजों ने पहले आम राय आपस में नहीं की, दोनों जजों को अलग अलग डिसीजन देने के लिए बोला गया था। और यही वजह थी कि जब जज अपना अपना डिसीजन पढ़ रहे थे तो वो ऑर्डर मैच नहीं हुआ, जिस वजह से चीफ जस्टिस के पास पूरा मामला भेजना पड़ा। लेकिन सुनवाई के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि अगर आप हिजाब पहनना चाहते हैं तो आप अपना सर ढक सकते हैं, लेकिन चेहरा नहीं ढका जा सकता। और जो तमाम दलीलें दी गई, चाहे वो पगड़ी को लेके हो, चाहे वो बिंदी को लेके हो, ये तमाम चीजें जो है वो किसी का चेहरा नहीं ढकती, यानी उसकी आइडेंटिटी जो है वो सुनिश्चित रहती है। और ऐसे में चाहे वो स्कूल प्रबंधन हो या तमाम ऑफिस जिनका अपना ड्रेस कोड होता है, और वो ड्रेस कोड इम्पोर्टेंट है, आप उन चीजों से अलग नहीं हो सकते। दूसरा ये भी कहा गया था वकीलों की तरफ से कि जो शरीयत का कानून है उसमें हिजाब को लेके कहीं कुछ नहीं लिखा है। ऐसा उसमें नहीं लिखा है कि जो खास तौर पे मुस्लिम जो लगातार कह रहे हैं कि कुरान में इस तरह की चीजें जो है वो शरीयत कानून में है कि हिजाब पहनना कितना इम्पोर्टेंट हो, तो इस तरह की चीजों का भी यहाँ पे खंडन किया गया है। तो कई तरह 10 दिनों तक ये जो है वो लगातार बहसबाजी जरूर चली, लेकिन अब देखना ये होगा कि जब चीफ जस्टिस के पास पूरा मामला भेज दिया गया तो ऐसे में जो हाईकोर्ट का डिसीजन है उसे लेके चीफ जस्टिस किस तरह का निर्देश देते हैं, क्योंकि खासतौर पर नवंबर तक ही चीफ जस्टिस यूयू ललित का कार्यकाल है। उसके बाद जो चीफ जस्टिस होंगे वो डीवाई चंद्रचूड़ होंगे। तो जाहिर तौर पे क्या यूयू ललित की अध्यक्षता में इस अहम जो केस है, खासतौर हिजाब विवाद मामला, क्या इसमें इसे लेकर डिसीजन आ सकता है? किस तरह बेंच गठित की जाती है और किस तरह का आगे की कार्रवाई खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की जाती है, देखना होगा। जी चलिए अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की। लिहाजा आप देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिर अंत में क्या आएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है हिजाब को लेकर वह आया हुआ है, जिसमें दोनों जो जज हैं उनके जो विचार हैं वह अलग अलग हैं, दोनों की एक राय नहीं है। इसको लेकर अब जो फैसला है वह चीफ जस्टिस के पास भेजा जाएगा, जहां पर 3 जज इसकी पैरवी करेंगे। तो शिक्षण संस्थानों में हिजाब को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया, जिसमें दोनों जजों के अलग अलग राय यहां पर देखने को मिली। लिहाजा जो फैसला है अब चीफ जस्टिस की बेंच को दिया गया, जहां पर 3 जज मिलकर इस पूरे मामले की जो है वह पैरवी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को भेजा गया पूरा प्रस्ताव, सारे जो फाइल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वह सौंप दिए गए हैं बड़ी बेंच को।
चलिए रुक करेंगे हिमाचल प्रदेश के ऊना का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश को इन प्रोजेक्ट्स के लिए आपको लाख लाख बधाइयां। साथियों, हम सभी जानते हैं जरूरतों और आशा आकांक्षाओं में फर्क होता है। हिमाचल में पहले जो सरकारें रही और दिल्ली में भी जो लोग बैठे थे, वो आप लोगों की जरूरतों को पूरा करने में उदासीन रहे और आपकी आशा आकांक्षाओं तो वो कभी समझ ही नहीं पाए, उन्होंने कभी उसकी परवाह ही नहीं की। इसका बहुत बड़ा नुकसान ये मेरे हिमाचल ने उठाया है, यहां की युवा पीढ़ी ने उठाया है, यहां की माताओं बहनों ने उठाया है। लेकिन अब समय बदल गया है। हमारी सरकार न सिर्फ लोगों की जरूरतें पूरी कर रही है, लेकिन जनता जनार्दन की आशाएं, अपेक्षाएं, उसे पूरा करने के लिए पूरी शक्ति से काम में जुट गई है। इसके लिए मुझे याद है हिमाचल का हाल क्या था। कहीं विकास का नाम नजर नहीं आता था। जैसा जब मैं यहां रहता था, चारों तरफ विश्वास की खाई, निराशा के पहाड़, आगे जा पाएंगे नहीं जाएंगे, विकास के अपेक्षाओं के बीच में बहुत बड़ी खाई, एक प्रकार से गड्ढे ही गड्ढे। उन्होंने कभी ये विकास की आवश्यकताओं के गड्ढे भरने के लिए सोचा नहीं, छोड़ दिया गया था। हमने उसको तो भरा, लेकिन अब मजबूती से नई इमारतें हिमाचल में हम बना रहे हैं। साथियों, दुनिया के कितने ही ऐसे देश हैं जिन्होंने 20वीं सदी में ही, पिछली शताब्दी में अपने नागरिकों को, भारत में भी गुजरात जैसे कई राज्य हैं, ग्रामीण सड़कें, पीने का साफ पानी, शौचालय, आधुनिक अस्पताल, ये सुविधाएं मुहैया कराती थी। लेकिन भारत में कुछ सरकारें ऐसी रही जिन्होंने सामान्य मानवी के लिए इन सुविधाओं को पाना भी मुश्किल बना दिया। हमारे पहाड़ी इलाकों ने तो इसका बहुत खामियाजा भुगता है, और मैंने तो यहां रहते हुए सब करीबी से देखा है कि कैसे हमारी गर्भवती माताओं बहनों को रोड के अभाव में, सड़क के अभाव में अस्पताल जाने तक में कितनी दिक्कत होती थी। कितने ही हमारे बुजुर्ग अस्पताल पहुंचने के पहले ही दम तोड़ देते थे। भाइयों बहनों, पहाड़ के रहने वाले लोग जानते हैं कि रेल कनेक्टिविटी ना होने का, उसका न होने का, उस वजह से वो एक प्रकार से दुनिया से कट जाते हैं। जिस क्षेत्र में अनेकों झरने हो, नदियां बहती हो, वहां पीने के पानी के लिए तरसना पड़ता हो, वहां पर नल से जल आना कितनी बड़ी चुनौती रहा है, इसका अंदाजा बाहर के लोगों को कभी नहीं हो सकता है। जिन लोगों ने बरसों तक यहां सरकारें चलाई, उन्हें हिमाचल के लोगों की तकलीफ से जैसे मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब आज का नया भारत
इन पुरानी सारी चुनौतियों पर तेजी से काम कर रहा है। जो सुविधाएं पिछली शताब्दी में ही लोगों तक पहुंच जानी चाहिए थी, वो अब लोगों तक पहुंच रही है। लेकिन क्या हम इतने पर ही रुक जाएंगे? आप बताइए साथियों, क्या इतना कर लिया, बहुत अच्छा कर लिया? फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज के साथ।